Hello and welcome to Priyag Career Institute's English class। यह वीडियो इंटरमीडिएट इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है यूज ऑफ सम टिपिकल एडवर्ब्स पार्ट 1। तो आइए यूज ऑफ सम टिपिकल एडवर्ब्स पार्ट 1 नाम के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट रूल और द फर्स्ट पॉइंट इज टू, TOO। तो TOO के विषय में हम पेज के दूसरी साइड पर हम टॉप पर जाते हैं, शिफ्ट होते हैं एंड इसके बाद फिर हम यहां से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टू? यहां से है, देखिए टू। तो टू का मतलब होता है ये, हाँ थैंक यू। टू मीन्स मोर देन इनफ। टू का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, यानी जितने की आवश्यकता है उससे अधिक, या जितने की जरूरत है उतने से अधिक। देयरफॉर टू शुड नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वेरी और मच। इसलिए वेरी और मच के अर्थ में टू का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, अदरवाइज इट वुड गिव अब्सर्ड मीनिंग। अन्यथा यह मूर्खतापूर्ण अर्थ देगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ वी से, अगर हम कहें आई एम टू हैप्पी टू हियर ऑफ योर सक्सेस। मैं टू हैप्पी यानी बहुत खुश हूं, उतना जितना नहीं होना चाहिए। टू हियर ऑफ योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता के बारे में सुनकर मैं उतना खुश हूं जितना मुझे नहीं होना चाहिए। मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, लेकिन इसका मीनिंग भी आगे लिखा हुआ है इंग्लिश में, फिर मैं दोबारा से बोलूंगा। इट शुड मीन दैट, इसका अर्थ हुआ आई एम हैप्पी टू द एक्सटेंट, मैं उस स्थिति तक या उस हद तक खुश हूं, आई शुड नॉट हैव बीन, जितना मुझे नहीं होना चाहिए था। सर्टनली दिस कैन नॉट बी द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। वास्तव में स्पीकर यानी वक्ता यानी बोलने वाले व्यक्ति का यह इरादा या इच्छा तो नहीं हो सकती कि वह इस तरह से बोले। द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस वुड बी, इसलिए इस सेंटेंस की जो सही फॉर्म या सही स्वरूप या रूप होगा, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर ऑफ योर सक्सेस। तुम्हारी सफलता के विषय में सुनकर मैं बहुत खुश हूं। वेरी हैप्पी, यह उसका अर्थ या यह उसका सही स्वरूप होगा। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट, यह ध्यान रखना चाहिए कि टू हैज अ नेगेटिव सेंस और द सेंस ऑफ अनडिजायरेबिलिटी। टू में या तो नकारात्मकता का अर्थ या भाव होता है, या फिर अनडिजायरेबिलिटी अनिच्छा और अनिच्छा का अर्थ होता है, अनैच्छिक अर्थ होता है, यानी किसी चीज की हमें इच्छा नहीं है, ऐसा अर्थ होता है। टू शुड बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड दिस सेंस ऑफ इट्स मीनिंग, मतलब इसका यह अर्थ ध्यान में रखते हुए ही टू का प्रयोग करना चाहिए। सेंस ऑफ इट्स मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन, इसी अर्थ को ध्यान में रखते हुए हमें टू का प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर रॉन्ग। इसलिए उदाहरण के तौर पर ये जो नीचे सेंटेंसेस लिखे हैं 1 2 3 4, ये गलत है। यू आर टू काइंड टू मी, अर्थात तुम उतने दयालु हो जितना तुमको नहीं होना चाहिए। तुम मेरे प्रति उतने दयालु हो जितना तुमको नहीं होना चाहिए। तो कोई ये तो नहीं बोलना चाहेगा शी इज टू ब्यूटीफुल, यानी वह उतनी सुंदर है जितना उसको नहीं होना चाहिए। तो यह भी कोई भी लड़की, शी मीन्स किसी न किसी लड़की या स्त्री के लिए कहा गया है, तो नहीं सुनना चाहेगी। ही इज टू इंटेलिजेंट, वह इतना होशियार है या इंटेलिजेंट है जितना नहीं होना चाहिए, तो यह भी कोई व्यक्ति नहीं सुनना चाहेगा। यू आर टू फेथफुल टू मी, तुम भी मेरे लिए मतलब तुम मेरे लिए बहुत इतने विश्वसनीय हो जितना कि तुम्हें नहीं होना चाहिए, तो यह भी कोई व्यक्ति नहीं सुनना चाहेगा। अगेंस्ट दीज फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट, इस तरह से कोई व्यक्ति नहीं सुनना चाहेगा, तो इसलिए ये सभी सेंटेंसेस गलत है। इसकी जगह पर इस तरह का अर्थ रखने वाले सेंटेंसेस हमको यूज करने चाहिए या बोलने चाहिए, या यूं कहिए कि इनका सही स्वरूप यह है। द डे इज टू हॉट, यानी दिन उतना गर्म है जितना कि, यानी दिन में उतनी गर्मी है जितनी कि नहीं होनी चाहिए।
या दिन उतना गर्म है जितना नहीं होना चाहिए। द प्राइस इज टू हाई फॉर मी, यानी कि मूल्य उतना अधिक ज्यादा है जितना कि नहीं होना चाहिए। द हाउस इज टू स्मॉल फॉर माई फैमिली, यानी कि घर मेरे परिवार के लिए उतना छोटा है जितना कि नहीं होना चाहिए, यानी घर इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। यू आर स्टिल टू वीक, आप अभी भी बहुत कमजोर हैं, यानी कि उतने कमजोर हैं जितना कि नहीं होना चाहिए आपको कमजोर, यानी अब आपको थोड़ा सा स्वस्थ होना चाहिए और थोड़ा सा हेल्थी और तंदुरुस्त होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। द वेदर इज टू कोल्ड, यानी मौसम उतना ठंडा है जितना कि नहीं होना चाहिए। इट इज टू मच फॉर मी टू बेयर, यानी यह मेरे लिए बर्दाश्त करने के लिए उतना ज्यादा अधिक है जितना कि नहीं होना चाहिए। तो इस अर्थ में इन टू का हमें प्रयोग करना चाहिए और इस तरह से ये सभी सेंटेंसेस अपने अर्थ के अनुसार ये सभी सेंटेंसेस सही है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड पॉइंट, टू प्लस इन्फिनेटिव, यानी टू के साथ इन्फिनेटिव का भी प्रयोग किया जाता है। इन सम सेंटेंसेस एन इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर टू, यानी टू के बाद में कुछ सेंटेंसेस में टू का प्रयोग किया जाता है। कुछ सेंटेंसेस में टू के बाद, सॉरी मैंने गलत सेंटेंस बोल दिया शायद, टू के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। कुछ सेंटेंसेस में टू के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। इन सच सेंटेंसेस ऑल्सो द सेंस ऑफ टू इज नेगेटिव, इन सेंटेंसेस में भी टू का जो प्रयोग होता है वह नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। इन दीज सेंटेंसेस द यूज ऑफ टू वुड बी करेक्ट, इन सेंटेंसेस में टू का प्रयोग तभी सही होगा इफ इट इज मेंट टू बी नेगेटिव, अगर इनका अर्थ नेगेटिव होगा तभी इसका अर्थ या इसका प्रयोग सही होगा। बट इट्स यूज वुड बी रॉन्ग, लेकिन इसका अर्थ या प्रयोग उस समय गलत हो जाएगा इफ इट इज मेंट टू बी अफर्मेटिव, अगर इसका प्रयोग टू का प्रयोग सकारात्मक किसी अर्थ के लिए किया जाएगा, यानी जितना उतना अच्छा जितना होना चाहिए इस अर्थ में करेंगे तो हमेशा मतलब उतना जितना होना चाहिए इस अर्थ में कभी भी नहीं हो सकता, हमेशा उसी अर्थ में हो सकता है कि उतना ज्यादा जितना नहीं होना चाहिए, तो ये नेगेटिव अर्थ हो गया। तो हमेशा जब जब इसी अर्थ में प्रयोग करेंगे तभी इसका अर्थ सही होगा। फॉर एग्जाम्पल सी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ही इज टू पोर टू बाई अ कार, यानी वह इतना गरीब है कि वह कार नहीं खरीद सकता। तो यह एक अर्थ सही है कि इतना गरीब है कि वह कार नहीं खरीद सकता, टू पोर टू बाई अ कार, तो यह सेंस नेगेटिव है और यह उतना गरीब जितना नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यह सेंटेंस सही है और इसका अर्थ भी सही है। लेकिन ही इज टू रिच टू बाई अ कार, तो उसको उतना अमीर जितना कि नहीं होना चाहिए, और अमीरी कार खरीदने में बाधक है, तो यह एक मूर्खतापूर्ण अर्थ है। तो इस तरह के सेंटेंसेस गलत होते हैं। दी फर्स्ट ऑफ दीज सेंटेंसेस इज करेक्ट बिकॉज इट मीन्स दैट ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई अ कार, वह इतना गरीब है कि वह कार नहीं खरीद सकता, पहले का अर्थ यह है। बट द सेकंड सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि दूसरा सेंटेंस गलत है, बिकॉज इट वुड मीन, इसका अर्थ होगा ही इज सो रिच दैट ही कैन नॉट बाई अ कार। तो चूंकि वह इतना गरीब है कि वह कार नहीं खरीद सकता, तो यह क्या है, यह तो एक गलत अर्थ हो जाएगा, तो इसलिए यह गलत है। पेज को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर लूं, यस ठीक, थैंक यू। तो बाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेकंड सेंटेंस वुड बी, इस सेंटेंस की जो सही फॉर्म है वो इस तरह से होगी, ही इज रिच इनफ टू बाई अ कार, ही इज रिच इनफ टू बाई अ कार, सही फॉर्म इसकी यह होगी, ठीक है। तो ही इज रिच इनफ टू बाई अ कार, दी फॉलोइंग सेंटेंसेज आर करेक्ट, इस तरह से जो निम्न सेंटेंसेस हैं वे सभी सही हैं। ही इज टू वीक टू रन, यानी दौड़ने में वह उतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता है, दौड़ने के लिए कमजोर है। द रिवर इज टू डीप फॉर मी टू क्रॉस, यानी रिवर इतनी गहरी है कि मैं क्रॉस नहीं कर सकता, या क्रॉस करने के लिए बहुत गहरी है। द एनमी इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम इजिली, यानी कि एनमी जरूरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको ओवरकम यानी जीता नहीं जा सकता। द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व,
यानी समस्या मेरे द्वारा सॉल्व करने के लिए समस्या उतनी ज्यादा डिफिकल्ट है कि मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये अर्थ था टू का और इस अर्थ में उसको यूज किया जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी एंड मच। अब हम देखेंगे कि वेरी का प्रयोग और मच का प्रयोग हम कैसे और कहां करते हैं। वेरी इज यूज्ड विद प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड मच विद पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब। यहां पर वेरी का उपयोग हम या प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस वर्ब प्लस आईएनजी के साथ करते हैं एंड मच का प्रयोग हम पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब के साथ करते हैं। यानी वर्ब अगर कोई है और वहां पर हमें ज्यादा की इंग्लिश लिखना है तो वहां मच का प्रयोग करेंगे, और पास्ट पार्टिसिपल है तो उसके साथ भी हम मच का प्रयोग करेंगे ज्यादा की इंग्लिश के लिए, और प्रेजेंट पार्टिसिपल है वहां ज्यादा की अंग्रेजी के लिए हम वेरी का प्रयोग करते हैं। जैसे इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग, तो यहाँ सरप्राइजिंग पार्टिसिपल है और हमें कहना है बहुत अधिक या बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था, तो यहाँ बहुत ज्यादा के लिए हम वेरी का प्रयोग करेंगे। द गेम वॉज वेरी एक्साइटिंग, तो यहाँ भी हम एक्साइटिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है मीन्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म है, तो इसलिए यहां भी हम बहुत अधिक के लिए वेरी का प्रयोग करेंगे। बट ही वॉज मच सरप्राइज्ड, तो यहां पर सरप्राइज्ड पास्ट पार्टिसिपल है और इसलिए पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम मच का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से आई वॉज मच शॉक्ड टू हियर द न्यूज, तो यहां शॉक्ड भी पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो पास्ट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल के लिए ज्यादा की अंग्रेजी के लिए हम मच का प्रयोग करेंगे। आई वॉज मच शॉक्ड टू हियर द न्यूज एंड ही वॉज मच कंफ्यूज्ड, तो ही वॉज मच कंफ्यूज्ड भी पास्ट पार्टिसिपल है, इसलिए इसके साथ हम मच का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से ही टॉक्स मच, तो यहां पर टॉक्स क्या है, वर्ब है, इसलिए टॉक्स के साथ हम ज्यादा की अंग्रेजी लगाने के लिए मच का प्रयोग करेंगे। ही ड्रिंक्स मच, तो ड्रिंक्स भी वर्ब है और इसलिए इस वर्ब के साथ भी हम ज्यादा की अंग्रेजी लगाने के लिए मच का प्रयोग करेंगे। नोट बट विद सम पास्ट पार्टिसिपल द यूज ऑफ वेरी इज करेक्ट, लेकिन यहां पर यह ध्यान देना अपेक्षित है कि कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स के साथ हम वेरी का भी यूज करते हैं, और ये है जैसे प्लीज्ड एंड टायर्ड, तो आई वॉज वेरी प्लीज्ड टू हियर द न्यूज एंड ही वॉज वेरी टायर्ड एट द एंड ऑफ जर्नी, तो यहाँ टायर्ड और प्लीज्ड के साथ वेरी भी यूज होता है, यह ध्यान रखना अपेक्षित है और ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा की अंग्रेजी में वेरी एंड मच का यूज होता है। वेरी का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल और मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ और वर्ब के साथ होता है। नाउ इज वेरी एंड मच, तो वेरी एंड मच में देयर इज वन मोर डिफरेंस इन द यूज ऑफ वेरी एंड मच। वेरी एंड मच के अर्थ में एक और डिफरेंस है। वेरी इज यूज्ड बिफोर द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव के साथ किया जाता है, और एन एडवर्ब, यानी कोई एडजेक्टिव और एडवर्ब अगर पॉजिटिव डिग्री में है तो उसके साथ वेरी का प्रयोग किया जाता है। एंड मच बिफोर द कंपेरेटिव डिग्री, यहाँ ये चूंकि मुझे कंप्यूटर में टाइपिंग करना नहीं आता है तो सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए ये लेटर्स यहाँ विजिबल नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री यानी यहाँ पर मच और यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये मच है, ये पॉजिटिव है और ये वेरी है। ये मैं मतलब इसी के उससे कह रहा हूं, अनुमान से, अनुमान नहीं मतलब ठीक है, ये यही है। तो वेरी इज यूज्ड बिफोर द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब से पहले वेरी का प्रयोग होता है। एंड मच बिफोर द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी यदि कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपनी कंपेरेटिव डिग्री में है तो उसमें ज्यादा की अंग्रेजी लगाने के लिए हम मच का प्रयोग करते हैं। एंड अगर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपनी पॉजिटिव डिग्री में है तो वहां ज्यादा की अंग्रेजी लिखना या बताने के लिए हम वेरी का प्रयोग करते हैं। तो वेरी एंड मच में यह भी अंतर है, वेरी पॉजिटिव डिग्री में होता है एंड मच कंपेरेटिव डिग्री में होता है, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे राम्स हाउस इज मच बिगर देन मोहन्स, तो यहां पर बिगर कंपेरेटिव डिग्री में है, कंपेरेटिव डिग्री में होने के कारण यहाँ इसमें मच का प्रयोग किया गया है। मोहन इज मच मोर ट्रस्टवर्दी,
तो यहाँ मोर ट्रस्टवर्दी कंपेरेटिव डिग्री में है, यहाँ बिगर कंपेरेटिव डिग्री में था। इसी तरह से मोर ट्रस्टवर्दी ये कंपेरेटिव डिग्री में है, इसलिए इसके साथ यहाँ पर मच का प्रयोग किया गया है। एंड हरी इज मच बेटर प्लेस्ड देन राजेश, तो यहाँ बेटर प्लेस्ड, तो बेटर प्लेस्ड जो है ये भी कंपेरेटिव डिग्री है एंड इसलिए बेटर प्लेस्ड के साथ में यहाँ पर मच का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से इंटेलिजेंट यहाँ एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव डिग्री है, इसलिए इसके साथ वेरी का प्रयोग किया गया है। एंड महेश इज वेरी पोर, और पोर भी ये एक पॉजिटिव डिग्री है और एडजेक्टिव है, इसलिए इसके साथ भी यहाँ पर वेरी का प्रयोग किया गया है। देन इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एंड ये था वेरी एंड मच को लेकर। एंड अब इसके साथ हम अभी वेरी मच ही चलेगा, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पर नाउ इसको थोड़ा सा सेट करेंगे पहले पेज को। नोट अंडर द अबव रूल, ऊपर जो रूल लिखा हुआ है उसके अंतर्गत वेरी मच कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री में भी वेरी मच का प्रयोग किया जा सकता है, बट नॉट इन द पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में वेरी मच का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी मच तो कंपेरेटिव डिग्री में होता ही है, लेकिन उसके साथ वेरी का भी प्रयोग किया जा सकता है, यानी वेरी मच लिखा जा सकता है कंपेरेटिव डिग्री में, लेकिन पॉजिटिव डिग्री में नहीं हो सकता है। दिस इज ऑल्सो द रूल। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज वेरी एंड मच। वेरी एंड मच के विषय में और यहां पर है एक बात, वेरी एंड मच कैन बोथ बी यूज्ड इन द सुपरलेटिव डिग्री ऑल्सो। वेरी और मच दोनों ही का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में भी किया जा सकता है, दोनों का ही किया जा सकता है, बट द रूल इज दैट वेरी इज यूज्ड आफ्टर द आर्टिकल। रूल यह है कि वेरी का प्रयोग तो आर्टिकल दी के बाद किया जाता है, एंड मच बिफोर दी, और मच का प्रयोग दी से मच का प्रयोग दी से पहले किया जाता है और वेरी का प्रयोग दी के बाद किया जाता है। यहां पर फिर से देख लीजिए डिग्री ऑल्सो, बट द रूल इज दैट वेरी इज यूज्ड आफ्टर दी आर्टिकल दी, वेरी का प्रयोग आर्टिकल दी के बाद किया जाता है, एंड मच बिफोर दी, और मच का प्रयोग दी से पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज मच द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, तो यहां मच का प्रयोग किया जा रहा है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, लेकिन मच का प्रयोग दी से पहले किया जा रहा है। राकेश इज मच द रिचेस्ट, तो यहां भी मच का प्रयोग आर्टिकल दी से पहले किया जा रहा है। काउ इज द वेरी जेंटलिस्ट एनिमल, तो यहां जेंटलिस्ट से पहले वेरी और वेरी से पहले आर्टिकल दी, यानी कि यहां पर वेरी का प्रयोग किया जा रहा है, वह दी के बाद किया जा रहा है। दिस इज द वेरी बेस्ट बुक अवेलेबल हियर, तो यहां भी वेरी का प्रयोग आर्टिकल दी के बाद किया जा रहा है। ये स्ट्रेस लगाने के लिए होता है, जिसका मतलब होता है सबसे अच्छा और बहुत अच्छा। मच एंड वेरी मच, मच और वेरी मच का यूज कहां पर होता है? वेरी मच कैन बी यूज्ड विद द वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस ओनली। वेरी मच का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस की वर्ब के साथ किया जा सकता है, बट इन द नेगेटिव सेंटेंसेस ओनली मच कैन बी यूज्ड। यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो वर्ब के साथ वेरी मच यूज किया जा सकता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में केवल मच का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आई लव हिम वेरी मच, तो ये पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां इसके साथ हमने वेरी मच का प्रयोग किया। एंड आई डोंट लव हिम मच, चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ मच का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए ये इस तरह से कहना गलत होगा आई डोंट लव हिम वेरी मच, तो वेरी मच का प्रयोग यहां पर गलत होगा, यहां पर मच का प्रयोग ही सही होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वेरी मच का प्रयोग किया जाता है वर्ब के साथ, और नेगेटिव सेंटेंसेस में केवल मच का प्रयोग किया जाता है, वेरी मच का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज very much, too much, much too, and only too. So all these four phrases have different meanings.
वेरी मच मीन्स कंप्लीटली, टू मच एंड मच टू, इन दोनों का अर्थ होता है मोर देन नेसेसरी और डिजायरेबल, यानी जरूरत से ज्यादा या आवश्यकता से ज्यादा। ओनली टू मीन्स मच, ओनली टू का मतलब जो है ज्यादा होता है। नाउ आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू, तो यहां फिर से देख लीजिए, वेरी मच का मतलब कंप्लीटली होता है बहुत और अत्यधिक रूप से, पूर्ण रूप से। तो आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू मतलब मैं पूर्ण रूप से आपका कृतज्ञ हूं। हिज परफॉर्मेंस इज वेरी मच डिसअपॉइंटिंग, उसका जो परफॉर्मेंस है वह पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग है। एंड इसी तरह से इट गिव्स मी टू मच पेन, तो यहाँ पर टू मच एंड मच टू का मतलब क्या है, मोर देन नेसेसरी और डिजायरेबल, यानी जितने की आवश्यकता नहीं है या जिसकी इच्छा नहीं है वो और उससे भी ज्यादा। तो यहाँ पर इट गिव्स मी टू मच पेन यानी कि बहुत ज्यादा दर्द और जिसकी हमको आवश्यकता नहीं। इसी तरह से इट इज मच टू पेनफुल, तो दोनों का अर्थ यही है। और टू मच टू दोनों का प्रयोग यहाँ पर एक ही है, लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे टू मच पेन में यहाँ पर टू मच के बाद में नाउन आ रहा है एंड मच टू के बाद में एडजेक्टिव आ रहा है पेनफुल। ये ध्यान रखेंगे कि किसके साथ क्या आ रहा है। तो टू मच के साथ में यहाँ नाउन है एंड मच टू के साथ में यहाँ एडजेक्टिव है। आई एम ओनली टू ग्लैड टू बी हियर, तो यहाँ पर ओनली टू का मतलब क्या होता है, मच यानी बहुत ज्यादा। तो हियर आई एम ओनली टू ग्लैड टू बी हियर, तो इस तरह से इनका अर्थ के अनुसार ये यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसको आप देखेंगे, नोट करेंगे। देन इज टू एंड इवन, तो यहाँ टू का प्रयोग क्या है, हिंदी में हम टू के लिए भी शब्द का प्रयोग करते हैं और इवन में भी हम इवन के लिए भी हिंदी में हम भी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप हिंदी से इंग्लिश किसी भी तरह से सीखी है और आप चाहे इंग्लिश मीडियम में ही क्यों न पढ़े हो, लेकिन हिंदी तो आप बोलते ही है, तो इसलिए टू एंड इवन का अर्थ भी थोड़ा सा समझना आवश्यक है। द डिफरेंस बिटवीन टू एंड इवन इज दैट टू इज यूज्ड ओनली फॉर एम्फोसिस, टू का प्रयोग केवल एम्फोसिस के लिए होता है, यानी एम्फोसाइज करने के लिए होता है, यानी किसी सेंटेंस को स्ट्रेस करने के लिए या किसी वर्ब को स्ट्रेस करने के लिए होता है। वाइल इवन इज, जबकि इवन का जो प्रयोग होता है वह इवन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अगेंस्ट और कॉन्ट्ररी टू होप और एक्सपेक्टेशन, जबकि इवन का जो प्रयोग होता है वो विरुद्ध के विरुद्ध या कॉन्ट्ररी या अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, होप और एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद के खिलाफ के लिए किया जाता है। इवन का प्रयोग मतलब टू तो केवल एक स्ट्रेस मात्र है या एम्फोसिस है, एम्फोसिस के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इवन का प्रयोग तो अगेंस्ट या फिर मतलब किसी होप या एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट या कॉन्ट्ररी यानी कि उसके खिलाफ या उसके विपरीत दिखने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, a brother is normally expected to help a brother, एक भाई से उम्मीद की जाती है कि वह अपने भाई की मदद करे या करेगा। बट इफ अ ब्रदर डज नॉट हेल्प, लेकिन अगर ब्रदर मदद न करे, वी शैल से इवन माई ब्रदर डिड नॉट हेल्प मी, तो हम कहेंगे कि यहां तक कि मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की, अर्थात तो भाई से मदद की उम्मीद थी लेकिन भाई ने भी मदद नहीं की। इवन माई ब्रदर डिड नॉट हेल्प मी, सिमिलरली ही हेल्प्ड मी एंड माई फ्रेंड टू, तो यहाँ पर उसने मेरी मदद की और मेरे मित्र की भी मदद की। ही हेल्प्ड मी एंड माई फ्रेंड टू, उसने मेरी मदद की और मेरे मित्र की भी मदद की। तो यहाँ केवल एक स्ट्रेस करने के लिए यूज किया जा रहा है। ही इज इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस टू, तो यहाँ पर भी यह एक तरह से एम्फोसाइज ही कर रहा है, यानी वह इंटेलिजेंट है और इसके अलावा वह इंडस्ट्रियस भी है। इवन माई फादर डिड नॉट सपोर्ट मी, तो यहाँ उम्मीद की जाती है कि मेरे पिताजी मुझे सपोर्ट करेंगे, तो है दोनों ही। देखिए माई फ्रेंड टू, ये भी उम्मीद के ही खिलाफ है, लेकिन क्या है, ये सिर्फ एक स्ट्रेस है और इसमें एक पॉजिटिव वे में अर्थ है, इसमें भी पॉजिटिव ही है, लेकिन इसमें एकदम अगेंस्ट दी
अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन है। इवन माई फादर डिड नॉट सपोर्ट मी, यानी कि उम्मीद करता था कि मेरे पिताजी मेरी सपोर्ट करेंगे, कोई भी उम्मीद करेगा कि पिताजी सपोर्ट करेंगे, लेकिन इवन माई फादर डिड नॉट सपोर्ट मी, यानी कि मेरे पिताजी ने भी मेरी मदद नहीं की, यानी मुझे उम्मीद थी पिताजी से मदद की और फिर भी पिताजी ने मेरी मदद नहीं की, तो इसलिए इवन यहाँ पर भी, उसमें उम्मीद के खिलाफ भी के लिए यहाँ पर इवन का प्रयोग होता है। आई कुड नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिम, यानी मुझे उम्मीद थी कि मैं उसको पहचान तो लूंगा ही, लेकिन मैंने उसको पहचाना भी नहीं, उसको मैंने पहचाना भी नहीं, तो आई कुड नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिम। नेक्स्ट पॉइंट इज लिटिल एंड अ लिटिल। तो लिटिल एंड अ लिटिल एज एडवर्ब्स हैव द सेम मीनिंग एज एडजेक्टिव्स। देखिए एडजेक्टिव्स के रूप में लिटिल और अ लिटिल का जो अर्थ होता है वही यहाँ एडवर्ब्स के रूप में सेम मीनिंग होता है। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर थोड़ा और एकदम ना के बराबर थोड़ा। लिटिल मतलब ना के बराबर थोड़ा, इतना थोड़ा कि वो एकदम ऐसा लगे कि है ही नहीं। और अ लिटिल का मतलब होता है कि मतलब काम चलाऊ थोड़ा, ऐसे कह सकते हैं। तो लिटिल इज नेगेटिव इन सेंस मीनिंग ऑलमोस्ट नथिंग। तो यहां लिटिल का मतलब नेगेटिव होता है अर्थ में, जिसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, यानी एकदम ना के बराबर। वाइल अ लिटिल मीन्स नॉट मच, लेकिन लिटिल का अ लिटिल का मतलब होता है कि वह नथिंग से ज्यादा है, मतलब मच है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब काम चलाऊ थोड़ा कह सकते हैं हम उसको। आई लिटिल एक्सपेक्टेड दैट ही वुड पास। मैंने थोड़ी, यानी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह पास हो जाएगा। हालांकि इस तरह से नहीं कहेंगे इसको कि मैंने उम्मीद नहीं की थी, मतलब मुझे बहुत कम ही उम्मीद थी, यानी ना के बराबर उम्मीद थी कि वह पास हो जाएगा। देयर वॉज ऑलमोस्ट नो होप। आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड का मतलब है कि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट था, लेकिन मैं उतना नहीं था कि मैं अपने दिमाग से अपना नियंत्रण खो दूं। इस तरह का मैं, मतलब बहुत ज्यादा वरीड नहीं था या डिसअपॉइंटेड नहीं था, लेकिन था अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। सिंस एंड एवर सिंस। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंस एंड एवर सिंस। दे आर बोथ एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये दोनों ही एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं। एडवर्ब्स, दे आर बोथ एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये दोनों ही एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं। मतलब सिंस एंड एवर सिंस दोनों ही एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं। सिंस मीन्स फ्रॉम अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, यानी पास्ट में एक निश्चित समय से। सिंस का मतलब होता है एक पास्ट के, यानी अतीत के, यानी कि यानी अतीत के, भूतकाल में ऐसे कह सकते हैं, भूतकाल में एक निश्चित समय बिंदु से, यानी समय के एक निश्चित बिंदु से। वाइल एवर सिंस मीन्स फ्रॉम अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम टू द प्रेजेंट। जबकि एवर सिंस का मतलब होता है कि एक निश्चित समय से, सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम टू दी प्रेजेंट, और एक निश्चित समय से प्रेजेंट तक, ये मतलब होता है। सिंस में अब तक का मतलब नहीं होता है, लेकिन सिंस में ये भाव तो उसमें भी होता है कि जब बोला जा रहा है उस समय तक, पुराने पास्ट के किसी समय से लेकर जब बोला जा रहा है तब तक। दे आर यूज्ड विद दी प्रेजेंट परफेक्ट। इनका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही होता है। बट इन द इनडायरेक्ट नरेशन, लेकिन इन इनडायरेक्ट नरेशन में दे आर यूज्ड विद पास्ट परफेक्ट। और इनडायरेक्ट नरेशन में अगर लिखा जाता है तो इनको पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ यूज किया जाता है। जनरली जब ये किसी नरेशन में नहीं होते हैं तब, या फिर डायरेक्ट नरेशन में होते हैं, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखे गए हों तो फिर ये पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। आई मेट हिम 5 years ago एंड हैव रिमेंबर्ड एवर सिंस। तो यहाँ आई मेट हिम 5 years ago, तो ये पास्ट है।
एंड हैव रिमेम्बर्ड हिम एवर सिंस, और तब से लेकर अब तक। तो यहाँ एवर सिंस का मतलब क्या है, 5 साल पहले मैं उससे मिला और तब से लेकर अब तक, तो ये तब से लेकर अब तक के सेंस में है यहाँ पर एवर सिंस। Second point is, we were together in school days, but we have met only twice since। और तब से हम जो है, यहाँ since का मतलब तब से है। We were together in school days, but we have met only twice। तब से मतलब हम 2 ही बार मिले हैं since, तब से। तो he assured me that he had never done so since। ही assured me that, उसने मुझे भरोसा दिलाया। that, अब चूंकि ये यहाँ क्या है, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में। इनडायरेक्ट में हम पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। तो ही हैड नेवर डन सो सिंस, उसने तब से कुछ नहीं किया था। ही हैड नेवर डन सो, उसने वह या ऐसा कुछ तब से नहीं किया था। तो यहाँ पर इस तरह से सिंस का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हो रहा है, हम देख रहे हैं। We lived in Kashmir several years ago, हम कश्मीर में बहुत सालों पहले रहे। But we have remembered those happy days ever since, और तब से लेकर हम अब तक उन बहुत खुशनुमा दिनों को, या खुशी दिखाने या दिलाने वाले दिनों को हम याद रखते हैं या रख चुके हैं। रख चुके हैं का भी मतलब रखते हैं यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एल्स बट। अगला पॉइंट है एल्स डॉट 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 बट। एल्स इज फॉलोड बाय बट, यानी एल्स यहाँ आता है तो उसके आगे जहां से भी कंजक्शन की आवश्यकता है वहां बट से स्टार्ट होता है। एल्स इज फॉलोड बाय बट नॉट देन, यानी एल्स के बाद बट का प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग नहीं किया जाता है कंजंक्शन के रूप में। नन एल्स बट द प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द सेमिनार। तो ये नन एल्स यानी कोई और नहीं, बट द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ही इनॉग्रेट करेंगे सेमिनार को। आई मैट नन एल्स बट योर फादर, मतलब मैं किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी से ही मिला था। इट इज नथिंग एल्स बट एरोगेंस, लेकिन ये कुछ नहीं है सिर्फ अहंकार के अलावा ये कुछ नहीं। तो इट इज नथिंग एल्स, ये कुछ नहीं है। तो यहां देखेंगे एल्स के साथ में यहां बट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज Next point is 12th, seldom or never, seldom if ever। The correct expressions are seldom or never। तो करेक्ट जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो सेल्डम और नेवर, ये दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं। इन नेवर की जगह पर एवर प्रयोग नहीं करना चाहिए। एंड सेल्डम इफ एवर, और या फिर सेल्डम इफ एवर, यानी और अगर यूज करेंगे तो नेवर आएगा, और अगर इफ यूज करेंगे तो एवर आएगा। ठीक है, यही एक्सप्रेशन होता है और इसी तरह से इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। ही सेल्डम मतलब वह बिल्कुल भी नहीं, और वह कभी कभार, सेल्डम मतलब बहुत अकेजनली, कभी कभार ही होता है, इसका मतलब सेल्डम। और फिर और नेवर मिसबिहेव्स विद एनीबडी, वह किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता, या तो बिल्कुल भी नहीं करता है या फिर वह बिल्कुल भी नहीं करता, या तो कभी कभार करता है, थोड़ा बहुत कर देता है, और कभी भी वह किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। एंड सेल्डम इफ एवर, यहाँ पर ही सेल्डम और नेवर मिसबिहेव्स विद एनीबडी। ही सेल्डम इफ एवर ड्रिंक्स, वह या तो बिल्कुल मतलब कभी कभार, या वह या तो बिल्कुल भी नहीं या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत पी लेता है, या इसका मतलब है यहाँ पर।
13 बिफोर एंड अगो, तो यहाँ बिफोर एंड अगो का प्रयोग क्या है? बोथ दीज आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये दोनों ही एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। बिफोर इज यूज्ड विद सिंपल पास्ट टेंस, बिफोर का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस अथवा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ किया जाता है। व्हाइल अगो इज यूज्ड विद सिंपल पास्ट टेंस ओनली, जबकि अगो का प्रयोग केवल सिंपल पास्ट टेंस के साथ ही होता है। चूंकि अगो का मतलब होता है इन द पास्ट, चूंकि इसका अर्थ इन द पास्ट यानी पास्ट को ही लेकर होता है, इसलिए अगो का प्रयोग सिर्फ पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के साथ किया जाता है। एंड बिफोर का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल पास्ट के साथ भी हो जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी हो जाता है। आई नेवर बिफोर मैट सच अ रूड मैन, तो बिफोर मतलब से पहले, यहां मतलब से पहले। आई नेवर बिफोर मैट सच अ रूड मैन, तो यहां पर मैट किसके साथ है? सिंपल पास्ट टेंस के साथ है। आई हैव सीन जयपुर बिफोर ऑल्सो, बिफोर ऑल्सो मीन्स पहले, मतलब इस समय से पहले, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय से पहले मीन्स प्रीवियसली, इन प्रीवियस टाइम। इसी तरह से तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में यूज किया गया है। आई मेट हिम अ मंथ अगो, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पूरा मतलब एक टाइम दिया गया है, तो उसके साथ हम पास्ट यूज करते हैं और इसलिए हमने पास्ट के साथ ही यहाँ पर अगो का प्रयोग किया जा रहा है, यानी मैं उससे 1 महीने पहले मिला था। हिज फादर डाइड अ मंथ अगो, तो यहाँ पर भी पूरी ड्यूरेशन हम समय की दे रहे हैं, तो जब समय की ड्यूरेशन इस तरह से देते हैं तब हम अगो का ही यूज करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगो मतलब जो सिंपल पास्ट टेंस यूज किया जाता है तो उसके साथ अगो ही यूज होता है, लेकिन बिफोर का प्रयोग पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के साथ भी किया जा सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट बिफोर का यूज किया जा सकता है। नोट अगो सजेस्ट पास्ट टेंस, अगो का अर्थ ही मतलब पास्ट टेंस से लिया हुआ होता है, इसलिए therefore it should not be used with any form of the present tense, इसलिए यह प्रेजेंट टेंस की किसी भी फॉर्म के साथ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। therefore the following sentences are wrong, इस तरह से निम्नलिखित सेंटेंसेस गलत हैं। I have arrived here only a little ago, मैं थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आया हूं, यानी अगो मीन्स इन द पास्ट, ये पास्ट कहने से इसका अर्थ खत्म हो गया और इस तरह से ये गलत हो गया सेंटेंस। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क एन आर अगो, तो यहाँ पर अगो का मतलब चूंकि होता है इन दी पास्ट, इसलिए पास्ट कहते ही यह सेंटेंस भी गलत हो गया। 14th सेंटेंस इज, जब हम अगर यहां हम अगो कहेंगे और इस तरह से टाइम देंगे तो आई अराइव्ड हियर ओनली अ लिटिल अगो और आई कंप्लीटेड माय वर्क एन आवर अगो, इस तरह से कहेंगे, इसी तरह से हमको कहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज येट एंड स्टिल, तो येट मीन्स टिल नाउ, येट का मतलब होता है अब तक एंड स्टिल मीन्स इवन नाउ, और स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ यानी अब भी या अभी भी। तो एक का मतलब होता है अब तक, एक का मतलब होता है अभी भी या अभी भी, अब भी और अभी भी। जनरली येट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, जनरली येट का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है एंड स्टिल आफ्टर एन ऑक्सिलरी और बिफोर सिंगल वर्ब्स, और स्टिल का प्रयोग किसी ऑक्सिलरी के बाद या फिर किसी सिंगल वर्ब से पहले किया जाता है। ही इज स्टिल इन सर्विस, तो यहाँ ऑक्सिलरी के बाद और सिंगल वर्ब से पहले किया जाता है स्टिल का यूज, तो इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए ही इज स्टिल इन सर्विस। यू आर स्टिल ए स्टूडेंट, यानी तुम अभी भी स्टूडेंट हो। आई स्टिल लव यू, मैं अभी भी तुमको प्यार करता हूं। ही स्टिल नीड्स माई हेल्प, तो यहां देखिए यहां थर्ड सेंटेंस में लव से पहले स्टिल आया है क्योंकि लव वर्ब है, यहां नीड्स से पहले स्टिल आया है क्योंकि यहां नीड्स वर्ब है, एंड ही हैज नॉट कम येट, और येट का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में होता है, तो ये येट लास्ट में आ गया, और येट का मतलब है अभी तक भी या अभी तक वह नहीं आया है। ही इज स्लीपिंग येट, यानी वह अभी तक सो रहा है।
यानी जिस समय मैं बात कर रहा हूं उस तक ये सो रहा है। तो इस तरह से ही इज स्लीपिंग एट, और यह सेंटेंस के लास्ट में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इज येट एंड ऑलरेडी। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम पहुंचेंगे और येट एंड ऑलरेडी के विषय में हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी इज यूज्ड इन अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस। ऑलरेडी का प्रयोग अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है एंड इट मीन्स बिफोर दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और इसका अर्थ होता है समय, इस समय बिंदु से पहले। येट इज यूज्ड इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। येट का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है एंड इट मीन्स इवन नाउ, और इसका प्रयोग, इसका अर्थ होता है अब भी, या फिर टिल नाउ मीन्स अब तक, और नॉट टिल नाउ यानी अब तक नहीं। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम पहले ही पूरा कर चुका हूं। ही हैज लेफ्ट फॉर ऑफिस ऑलरेडी, यानी वह पहले ही ऑफिस जा चुका है। आई हैव नॉट येट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अभी तक अपना काम फिनिश नहीं किया, यानी खत्म नहीं किया है। ही हैज नॉट येट लेफ्ट फॉर ऑफिस, वह अभी भी ऑफिस के लिए नहीं निकला है। एंड आर यू नॉट येट रेडी, क्या तुम अभी भी तैयार नहीं हो? सो दिस इज इन दिस वे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज येट ऑलरेडी सो फार अप टिल नाउ। नेक्स्ट पॉइंट इज येट ऑलरेडी सो फार अप टिल नाउ। तो येट मीन्स ऊपर, अभी तक, और अभी भी इसका हमने ऊपर पढ़ा, इसका अर्थ ऑलरेडी मतलब पहले ही, सो फार मीन्स अभी तक, एंड अप टिल नाउ का भी मीनिंग होता है अब तक। तो ऑल दीज आर जनरली यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूजुअली यूज किए जाते हैं, या ध्यान रखना चाहिए। तो ही हैज नॉट येट कम, वह अभी तक नहीं आया है। आई हैव ऑलरेडी मेट हिम, मैं उससे पहले ही या पहले भी मिल चुका हूं। ही हैज नॉट मेट मी सो फार, वह अभी तक मुझे नहीं मिला है या मुझसे नहीं मिला है। ही हैज नॉट मेट मी अप टिल नाउ, वह अब तक मुझसे नहीं मिला है। तो यह आज का टॉपिक येट ऑलरेडी सो फार अप टिल नाउ तक ही था। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 17th रूल, ये वीडियो के पार्ट 2 में होगा। सो आज इस वीडियो में यहीं तक, एंड नेक्स्ट वीडियो तक आप अपने इस वीडियो की प्रैक्टिस करें, समझे, जाने, सीखें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।